कोई कवि ने कहा कि अरे अच्छा सुनाते हो, तुम्हारा नाम हम रखते चेतन चिरकुट। मैंने कहा राधे श्याम जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ बैठ जाइए, और भी कवि है फेरिस्त में, बैठ जाइए बैठ जाइए। इतना सा ही था जब पैदा हुआ, और अब भी इतना ही कॉलेज गए तो पीछे से एक आवाज आई, ये किसका बच्चा खो गया। उन्होंने मुझसे बोला कि आप हमारी फिल्म कर रहे हैं, वहीं स्टेज पर ही बोला। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, हम दहेज नहीं दे पाएंगे, इस दहेज की आग में अपने बेटे को नहीं जलाएंगे। अपमान के इस घूंट से मेरा हृदय तक रो रहा था, मैं सर से लेकर पांव तक पसीने पसीने हो रहा था, तभी मेरी नींद टूटी। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो जिसका नाम है मनोज मक्खन द टॉक शो। आदमी किसी भी कदकाठी का हो, भले वो लंबा हो, छोटा हो या पतला हो, उसका जज्बा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक बार किसी गांव में एक रक्तदान शिविर लगा, वहाँ एक दुबला पतला आदमी पहुंच गया, बोले भैया मुझे भी रक्तदान देना है। वहाँ के डॉक्टर्स ने, वहाँ की टीम ने उसे समझाया तुम्हारे में रक्त है कितना कि हम लेंगे, फिर भी वो माना नहीं, उसने जिद पकड़ ली, उसको रक्तदान के लिए लेटाया और थोड़ा सा खून उसकी बॉडी से निकला ही हुआ कि उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसको होश में लाने के लिए 2 बोतल खून चढ़ाई गई। तो कभी कभी आपका जज्बा किसी न किसी तरीके से आपको इसी तरीके का मजा दे देता है। और आज के पॉडकास्ट में हमको मजा देने के लिए मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव पचोर से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में छाए रहते हैं एक ऐसे कवि को हम आमंत्रित करते हैं जिनका नाम है चेतन चर्चित। The Manoj Makkan Talk Show. The Manoj Makkan Talk Show. बहुत बहुत स्वागत है चेतन चर्चित जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भैया, इतने खूबसूरत से कार्यक्रम में बुलाने के लिए। वैसे मैं आपके चैनल पर आपके द्वारा रिकॉर्ड किए पॉडकास्ट और ये इंटरव्यूज लगातार देखता रहता हूँ, बड़ा मजा आता है। आज अच्छा लग रहा है मुझे ये सब देख करके कि मैं यहाँ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पूछना चाहूँगा चेतन चर्चित जी, छोटा चेतन, चेतन चर्चित, ये सब नाम आपसे कैसे जुड़ते चले गए? ये बड़ा अजीब हिसाब किताब है, नाम जुड़ते ही गए। कवि सम्मेलन में जब आया ना तो बहुत सारे कवियों ने अलग अलग तरह के नाम रखे। कोई कवि ने कहा कि अरे अच्छा सुनाते हो, तुम्हारा नाम हम रखते चेतन चिरकुट। मैंने कहा नहीं, मेरा जो रखा है वो ठीक है असल में। किसी ने बोल दिया चेतन शॉर्टकट। तो बहुत सारे ऐसे नाम रखे गए। असल में मैं जब जिन दिनों कवि सम्मेलन के मंचों पर मेरी आमद हो रही थी, जिन दिनों आने के प्रयास में था, उस बीच में एक शो बंद हो चुका था, लेकिन एक टीवी प्रोग्राम है, टीवी शो है सोनी पल, जो सब टीवी के प्रोग्राम या सोनी टीवी के प्रोग्राम उस पर रिपीट पर आते। तो उस पर एक प्रोग्राम आता था वाह वाह क्या बात है। तो वाह वाह क्या बात है में गोपीनाथ चर्चित जी आए थे, और तब मुझे पता चला, मैं नया 1-2 कार्यक्रम शायद मैंने किए थे, तब पता चला कवियों के उपनाम होते हैं और उनका नाम गोपीनाथ चर्चित था। मुझे लगा कि यार ये चेतन चर्चित ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैंने अपने साथ लगा लिया। यहाँ से ये चेतन चर्चित का जो सिलसिला है ये एक तरीके से कह सकते हैं शुरू हुआ। जिस तरीके से आपकी कदकाठी है, छोटा चेतन बहुत आपको सेट होगा। हाँ, वो बोल देते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, इसके साथ तो मैं मतलब कद के साथ तो बचपन से जुड़ा हुआ ही हूँ। और जुड़ा क्या हूँ, बहुत सारा छूटा हुआ हूँ। इतना सा ही था जब पैदा हुआ, और अब भी इतना ही हूँ। कॉलेज गए तो पीछे से एक आवाज आई, ये किसका बच्चा खो गया। हाँ, मम्मी को बोलो बेटा कॉम्प्लेन पिलाए। तो कद तो अब इसका क्या कर सकते हैं, ये इतना ही है जी। लेकिन मैंने कभी कहा था कि जिंदगी में लंबाई नहीं गहराई महत्वपूर्ण होती है। तो असल में इसी को लेकर के सुनाता हूँ और इसी से पहचान बनी हुई है। तो मैं तो सोचता हूँ कि अगर लंबा होता तो शायद मेरी ये कविताएं मर जाती जो इस समय में मैं जिनसे चल रहा हूँ। तो चेतन भाई, मंच से कैसे जुड़ाव रहा और कविताओं का दौर कैसे प्रारंभ कर लिया आपने? ये मनोज भैया, मैंने ना कभी ऐसे तो जनरली तो किसी को बताया, लेकिन कभी किसी इंटरव्यू में और ऐसे कभी किसी को बताया नहीं है। मैं शायद पहली बार ही बता रहा हूँ। कवि सम्मेलन से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, और कविताओं से तो बहुत दूर तक कोई नाता नहीं था, शायद आज भी ना हो। लेकिन हंसने हंसाने से मेरा नाता था। मैं स्कूल टाइम में नाटक किया करता था, खुद लिखे हुए, मेरे खुद के लिखे हुए नाटक स्कूल में जो है बच्चों के साथ में मैं किया करता था। और मैं कल्चरल इंचार्ज हुआ करता था स्कूल में उस समय में, 9-10 के समय में। और फिर धीरे धीरे हुआ ये कि मैं मिमिक्री, एक शो आता था, शायद आपने देखा हो, कॉमेडी सर्कस, सोनी टीवी पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरा वन ऑफ द फेवरेट उसमें
वीआईपी, कपिल शर्मा या सुदेश लहरी, ये मेरे फेवरेट हुआ करते थे, भारती सिंह। तो वीआईपी मिमिक्री किया करता था, या इनके जोक्स को जोड़ करके मैं ऐसे नाटक में या कुछ स्टेज परफॉर्म किया करता था। तो स्टेज फोबिया कभी नहीं रहा, स्टेज से इस तरीके से जुड़ा हुआ था स्कूल टाइम से। कवि सम्मेलन में आने का ऐसा रहा कि हमारे शहर में ना एक लोकल का ऑडिशन था एक फिल्म का। मैं मालवा प्रांत में जो है एक तरीके से मेरी पला बड़ा, तो वहाँ मालवा में एक मूवी बन रही थी म्हारा मांडा में आजो, और उसके ऑडिशंस थे और ओपन ऑडिशंस थे, पूरा शहर भर के लोग देखने आए थे। तो डांसिंग के भी थे उसमें, सिंगिंग के भी थे उसमें, एक्टिंग के भी थे। और मैंने बचपन में तय करा हुआ था कि जी हम तो बॉलीवुड के एक्टर बनेंगे और हॉलीवुड के बनेंगे। ये तो कुछ थे ही नहीं, तय था ही नहीं। तो उसमें मेरे सर ने मेरी फीस जमा करी। मैं नहीं चाहता था उसमें जाना, लेकिन मेरे एक सर थे, वो हमें म्यूजिक सिखाते थे। ये अलग बात है कि मैं आज दिन तक सीख नहीं पाया लेकिन वो सिखाते थे। वो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं कुछ बन जाऊं, और उनकी शायद हो सकता है उनकी दुआएं कभी रही हो इस तरह से, तो आज शायद। तो उन्होंने मेरी फीस जमा करी, कुछ एंट्री फीस थी 100-200 रुपए, वो उन्होंने जमा करी और मैंने जाकर के परफॉर्म किया। मैंने एक्टिंग करी। एक्टिंग क्या करी, बेसिकली मैंने मिमिक्री करी और अपने शहर में छा गया। उन्होंने मुझसे बोला कि आप हमारी फिल्म कर रहे हैं, वहीं स्टेज पर ही बोला। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, मैं मना करके चल दिया। मैं कहा मुझे करनी ही नहीं है, मैं तो यहाँ सर को खुश करने आया था और आप लोगों को खुश करने, वो मैंने कर दिया, मैं चल दिया। लेकिन वहाँ एक बहुत अच्छी चीज हुई कि एक कवि हैं हमारे पचोर के, मैं उनको राजेश यादव राज जी, बाकायदा उनके मैं आज भी क्रेडिट देता हूँ उस चीज का। वो मुझे, सुरेश विरमाल सर, भगवान सोनी जी, ये लोग मुझे मंच पर लेकर के आए। और पीपलिया रसोड़ा मेरे शहर, जहाँ पचोर जिला राजगढ़ ब्यावरा, जहाँ मेरी स्कूलिंग हुई, तो वहीं पास में ही पीपलिया रसोड़ा में कवि सम्मेलन था। और बाकायदा वो कवि सम्मेलन भाई साहब आज तो 5 स्टार में होटल में या बड़े किसी ऐसी हॉल में, बैंक्वेट में या बड़े स्टेडियम में होते हैं कवि सम्मेलन। मैंने उस समय में बाकायदा वो ओटला नहीं होता, गोबर का लिपा हुआ पोता हुआ, जाजम बिछा करके, दरी बिछा करके, उस पे गद्दे डाल करके और वो रोल वोल लगा करके पीछे, और उस पे वो वाला कवि सम्मेलन जिसमें नीचे दरी पर लोग बैठे हुए हैं। और वैसे कवि सम्मेलन में पहली बार परफॉर्म किया। उन्होंने मुझसे कहा असल में कि ये सब जो करते हो ये हमारे कार्यक्रम में करोगे? मैंने कहा कर दूंगा। उन्होंने बताया कि किन के लड़के? मैंने बोला मैं माखन विजयवर्गीय का लड़का हूँ। वो पापा के माखन विजयवर्गीय मेरे पिताजी का नाम भी माखन है। आपका मक्खन है, आप थोड़े से ज्यादा पिघले हुए होंगे लेकिन अब जी वो उन्होंने बोला कि किन के लड़के हो? मैंने बताया जी। तो उन्होंने कहा यार वो तो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं। तो मैंने कहा हाँ। बोले मैं उससे बोल दूंगा, तुम आना उसमें। तो मैं आ गया। पापा मोटरसाइकिल पे बिठा करके मुझे लेके गए, पीपलिया रसोड़ा पहुंचा मैं। वहां पर पहली बार कवि सम्मेलन, इसके पहले आपको आश्चर्य होगा मैंने नीचे बैठ करके भी कभी कवि सम्मेलन नहीं सुनी। और पहले मंच पर मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ, मैंने कविताएं तो नहीं पढ़ी क्योंकि मैंने लिखी ही नहीं थी, कभी देखा ही नहीं था। मैंने वही जोक्स, मिमिक्री करी मैंने। तो हुआ यही कि स्टेज पे चढ़ा, सब कवियों का इंट्रोडक्शन हुआ और मुझे बुलाया गया सबसे पहले। मैंने जाते ही जो है जोक्स पे जोक्स सुना, लोग गांव वाले हंसते हंसते, और फिर मैंने मिमिक्री चालू कर दी। मैं मनोज मक्खन जी का स्वागत करता हूँ, और इस तरीके से। तो आज तो सब कोई करते हैं और अच्छी बात है, लेकिन उस समय में बड़ी चीज थी और गांव वालों के लिए तो विशेष बड़ी चीज थी। तो तमाम लोग जो है बड़े खुश हो गए, अरे ये बढ़िया है, और करो और करो। कभी परेशान, माथा पीट लिया उन्होंने कि इसको बुला के गलती कर दी ये आ गया है, खा जाएगा। और मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था, मैंने कर दिया। मैं जैसे ही बैठा फिर नीचे से शोर होने लगा, बुलाओ वापिस से, बुलाओ वापिस से, बुलाओ वंस मोर। तो जी मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा, ना किसी ने बुलाया, खुद ही चलेगा वापिस से सुनाने लगे। फिर बोला और सुनाओ। मेरे पास माल खत्म, क्योंकि इतना ही मैंने दूसरों का सुना हुआ था और वही सुना दिया। फिर उन्होंने बोला कि अरे सुनाओ, जो सुनाया था वही सुनाओ, हाँ वही जो रिपीट पर वही सुनाओ। मैंने कहा जी क्या नाम है आपका? तो बोले राधे श्याम। मैंने कहा राधे श्याम जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ बैठ जाइए, और भी कवि है फिर इसमें, बैठ जाइए बैठ जाइए। उन्हें और अच्छा लगा कि मेरा नाम ले रहा है, तो उधर से वो बोल रहा है मेरा नाम रमेश तो कुछ इस तरीके से। बस असल में मैं इसको एक चीज और कहता हूँ, ये तो मजाक मस्ती की बात है, लेकिन नियति मुझे मंच पर लेकर के आई। थोड़ा सा गंभीर हो सकता हूँ, लेकिन सच बात यह है मनोज भैया कि इसके बाद वहां मेरा कविता से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मैंने फिर जब कवियों को सुना तो मुझे लगा कि यार ये मुझे करना है, ये बड़ी चीज, कविता बड़ी चीज है। और कविता के प्रति मेरे भाव जगे। लिखता में था, चूंकि भाव सबसे जरूरी चीज है, जो है भाव पक्ष, कला पक्ष उसके बाद आता है। तो कविता का कला पक्ष मैंने सीखा फिर उसके बाद में, और हुआ यही कि धीरे 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 जानता गया। लेकिन ये चीज नियति ने लिखवाई, क्योंकि कभी कभी आप जो ना खुद प्लान करते हो ना, वो जरूरी नहीं इतना अच्छा हो, लेकिन जो चीज एक्सीडेंटली प्लान हो
वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उसके लिए प्लानिंग कोई और कर रहा होता ऊपर बैठ कर। और वही मेरे साथ में हुआ कि ऊपर बैठ करके जो प्लानिंग हुई, मैं मंच पर आ गया। और उस समय तक घर परिवार की बड़ी अच्छी स्थिति थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ आर्थिक परिस्थितियां बदली, चीजें बदली, और आज कवि सम्मेलन या कविता की ही देन है कि मेरे घर की जो दाल रोटी या जो भी चीजें हो रही है मेरे परिवार की, वो कविता की वजह से हो रही है। ये नियति मुझे यहाँ तक लेकर के आई। ये नियति, मैं 100% क्रेडिट इसमें ईश्वर को देता हूँ। तो एक एक्सीडेंटली कवि आज एब्सोल्युटली कवि बन गया। तो पहली बार जब आपने मंच पे कविता पढ़ी और मिमिक्री करी, उसमें से क्या सुनाएंगे आप? उस समय मैं सुनाता था। जनरली मुझे याद भी नहीं उस समय में मैं क्या सुनाता था, इसलिए भी क्योंकि वो सब बहुत सारे, तो मैं कॉमेडी सर्कस में आपको बता दूं, कॉमेडी सर्कस से मैं बहुत प्रभावित था। और विशेषकर एक नाम, मैं यहाँ पे एक शख्स का नाम लेना चाहूंगा, राज शांडिल्या। अच्छा, ड्रीम गर्ल के जो डायरेक्टर हैं। ड्रीम गर्ल 1, ड्रीम गर्ल 2 उन्होंने एज अ डायरेक्टर की, एज अ प्रोड्यूसर जनहित में जारी उनकी आई है। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी लव की अरेंज मैरिज आई है G5 पर। या उनसे कभी मिलना हुआ आपका? उनसे मिलना हुआ मेरा, मैं पहली मुलाकात खास तौर से भोपाल मेरी हुई उनसे पहली मुलाकात। इससे पहले फेसबुक पर उनका एक बार मैसेज आया था कि ऑफिस आकर के मिलो। नंबर उन्होंने दिया मुझे, शायद उन्होंने मेरा वीडियो देखा था, और मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई थी। ये मेरे लिए उस समय में भी बड़ी बात थी कि जिस व्यक्ति को मैं इतना फॉलो करता हूँ और उन्हें पता नहीं है। ये शायद अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो इससे उन्हें बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि मेरे मन में उनके प्रति कितनी श्रद्धा है। और मैंने कभी उनको जाहिर नहीं किया, क्योंकि जिसके प्रति होती है वो अंदर होती है, इतनी बाहर कभी हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, शब्द नहीं मिलते। तो भोपाल उनकी चूंकि ससुराल है और वो भोपाल आए हुए थे, ये मुझे जानकारी थी। तब फिल्म रिलीज हो चुकी थी उनकी ड्रीम गर्ल, और ड्रीम गर्ल के बाद में मतलब इतने बड़े डायरेक्टर हो गए थे वो, 200-300 करोड़ कमा गई थी, इतने बड़े क्लब में शामिल हो गई थी मूवी। भोपाल आए और मैंने रात को मैसेज किया उनको, उनके नंबर पर। मैं कहा सर मैं भी भोपाल हूँ, और मैं भोपाल नहीं था, मैं पचोर था। भोपाल से करीब 100-120 किलोमीटर दूर पचोर था मैं, अपने होम टाउन में। तो मैंने मैसेज कर दिया जी। उनका मैसेज आया कुछ देर बाद, कल मिलते हैं, सुबह समय बताऊंगा। अब मैं रात भर लगभग सो नहीं पाया। मैंने रात को पापा को जगाया, मैंने कहा पापा सुबह भोपाल जाना है। बोले क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने कहा वो राज सर से मिलना है। तो बोले मतलब? मैंने कहा उनसे मैसेज पे बात हुई, राज सर से मिलना है। तो जी हम, पापा ने कहा कैसे जाएंगे क्या? मैंने कहा वो आप तय करो। पापा ने मोटरसाइकिल उठाई, सुबह मोटरसाइकिल पे बैठ करके तैयार होकर के निकल गए भैया भोपाल के लिए। अब बस इंतजार है, राज सर से मिले। उन्होंने कहा कहाँ मिलना है? तो बोले डीबी मॉल भोपाल में मिलेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। मैं पहुंच गया मॉल में। वो आए अपनी जगवार गाड़ी लेकर के, और मैं याद कर रहा हूँ मैं पचोर से बाइक पे पीछे बैठ करके चले आ रहा हूँ उनसे मिलने के लिए, और वो खुद ड्राइव करके आए और आगे मुझे बिठाया। अब मेरे मन में मैं तो हो गया राजा जी के, यार बगल में मेरे आइडल बैठ करके खुद ड्राइव कर रहे हैं, फर्स्ट मीटिंग मैं बगल में बैठ करके चले जा रहा हूँ, उनके साथ घूम रहा हूँ। उस दिन मेरी लाइफ का मतलब बहुत अच्छा दिन मैं उसको मानता हूँ कि उनसे मुलाकात उस दिन हुई। और बहुत अच्छा रहा सर, मेरा प्रणाम यहाँ से आपको। बहुत मिस कर रहा हूँ अभी। तो बहुत अच्छा रहा, मतलब पहली मुलाकात काफी है। ही इज लेजेंड, बहुत प्यारे इंसान है। तो आप काफी पसंद करते हैं उनको? बिल्कुल, एज ए राइटर, एज ए इंसान, मतलब अच्छा। बहुत अच्छे इंसान भी वो, बहुत कमाल के हैं। आप मिलेंगे, पहली बार भी मिलेंगे तो लगेगा नहीं आपको। मतलब एक व्यक्ति जो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में दे रहा है, इतना बड़ा राइटर है, कॉमेडी जॉनर, भाई साहब बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, कॉमेडी लिखना इतना आसान नहीं है। और आप जब उनसे मिलेंगे तो इतना फन एलिमेंट देते हैं वो, बहुत सीखा है मैंने उनसे। मैं भी उनसे फेसबुक पे जुड़ा हूँ। आप तो देखते रहते होंगे, कितनी पोस्ट उनकी इतनी मजेदार होती है। मजेदार होता है, और क्रिकेट बहुत पसंद करते हो। और मोदी जी के मुझे लगता है बहुत बड़े फैन। हाँ। और बेबाक, किसी से भिड़ने में देरी नहीं करते। अगर कहीं गलत है तो किसी चीज पे बड़ी चुप नहीं। अच्छा, राइटर को होना भी चाहिए, चुप नहीं बड़ी रह ईमानदारी से लिखते हैं, ये बात मैंने बहुत, उनकी बहुत। टाइमलाइन को मैं देखता हूँ। मैंने YouTube पर देखा आपको कुछ साल पहले, उसमें बहुत व्यूज होते थे, और अभी देखता हूँ तो वो नहीं है। कुछ साल पहले, मतलब कोविड के पहले का एक पार्ट था और कोविड के बाद का एक पार्ट है। कोविड के पहले मेरा यूट्यूब चैनल ही नहीं था। आपको शायद पता हो या नहीं पता, मुझे जानकारी नहीं है। और जो आपने वीडियोस देखे वो दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर देखे। बहुत सारे चैनल्स थे जो कविताओं के वीडियोस, कवि सम्मेलन के पब्लिक इवेंट होते तो आकर के रिकॉर्ड कर देते थे। और चूंकि क्या है ना, एक छोटा सा क्यूट सा मासूम सा, ऐसा मैं भी मानता और लोग भी मानते, तो मैं वही कह रहा। हाँ, मतलब ऐसा सा कोई बंदा आकर के कविताएं सुना रहा है, तो वो यूट्यूब के थंबनेल ऐसे होते थे, और वो उससे वो वीडियोस का क्रेडिट भी लेते थे।
वीडियो का क्रेडिट भी लेते थे और पैसा भी उन्हीं को जाता था क्योंकि चैनल उनका था। तो सारा जो है वो वीडियोस पे व्यूज उन चैनल्स पर आते थे, लेकिन मुझे इस बात का प्राउड था कि मेरे वीडियो पर 12 मिलियन व्यूज है, 18 मिलियन व्यूज है, 5 मिलियन व्यूज, ऐसे व्यूज होते थे लगभग वीडियोस पर। और फिर एक चीज आई जो है उन चैनल्स पर स्ट्राइक गई कवियों की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे कवियों के वीडियोस डले थे, उन पे भी अच्छे खासे व्यूज थे, तो वो चैनल्स बंद हो गए कॉपीराइट के चलते। और उस बीच में मुझे बहुत अच्छे से याद है 1 जनवरी 2020 की बात है, मैंने देखा मेरे सारे वीडियोस एकदम से पहले दिन, साल का पहला दिन, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे पहले ही दिन ये खबर मिली कि मेरे सारे वीडियोस लगभग खत्म हो चुके हैं, सारे वीडियोस चले गए हैं, सारे व्यूज चले गए, सारा घमंड चूर चूर हो गया है। तो क्या किया जाए, मैंने उस दिन अपना यूट्यूब चैनल बनाया। अच्छा। कुछ आइडियाज मेरे पास थे, उनको लेकर के भी मैंने काम शुरू कर दिया। सेम यूट्यूब चैनल बनाया मैंने उस दिन अपना यूट्यूब चैनल बनाया। तो फिर यूट्यूब से वो सारे वीडियो हट गए? देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, दूसरे चैनल से तो चले गए, लेकिन फिर नियति ये अच्छा हुआ हट गए। कारण क्या है, मैं बता रहा, 1 जनवरी 2020 को मेरा यूट्यूब चैनल, मतलब मैंने देखा और के सब चले गए, तो मैंने अपना चैनल बनाया 1 जनवरी, और फेसबुक पेज भी, और भी कुछ दूसरे प्रोजेक्ट भी मीनवाइल कर रहा था। लेकिन वहां से जब ये शुरू हुआ, मार्च में कोविड लग गया, अब अपना धंधा पानी तो बंद हो गया, एकमात्र काम है कवि सम्मेलन जा करके यहाँ गाना है, कभी वहां गाना है, पैसे लेकर के आने बंद। अब भाई बैठे बैठे क्या किया जाए, लेकिन बैठे बैठे उसने कुछ तय कर रखा था, नियति। तो हुआ यही कि फिर YouTube चैनल मेरा ग्रो करा, फेसबुक पेज मेरा ग्रो करा, और वो YouTube लाखों सब्सक्राइबर हो गए उसी YouTube चैनल पर, और उस पर कोई वीडियो डले जो मिलियंस में चले गए, फेसबुक पर मिलियंस में चले गए, तो फिर वहां से अर्निंग शुरू हो गई, और वहां से मेरा काम नहीं रुका। फिर उसके बाद में अभी मैं बीते कुछ और प्रोजेक्ट में लगा हुआ हूँ, बीते 1 साल से, तो मैं अपने वीडियोस नहीं डाल पा रहा, इसके चलते इन दिनों मेरे नए वीडियोस नहीं आ पा रहे, लेकिन बहुत जल्दी इस वीडियो के अलावा और भी बहुत सारे नए वीडियोस आने वाले हैं। हाँ, यहाँ से मैं अपना भी प्रमोशन कर दूं ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये एक हाड़ौती से, एक छोटे से पचोर गांव से आपने दिल्ली तक का सफर तय कर दिया। इस बीच में हाड़ौती पचोर में नहीं आता मनोज भैया। अच्छा, माफ करिएगा, हाड़ौती में पचोर नहीं आता। हाड़ौती तो राजस्थान का हिस्सा है। ये कोटा से आपका क्या? मेरी पैदाइश दरअसल कोटा राजस्थान के पास की है। वो हाड़ौती में आता है। कोटा चंबल मालवा में है। मैं मध्य प्रदेश, मालवा जो बेल्ट है मध्य प्रदेश में आता है। हाड़ौती में ये झालावाड़, कोटा, जन्म हुआ, वहां मेरा जन्म हुआ, कोटा के पास में मेरा जन्म हुआ। लसूडिया, साहजी, चुरेलिया और जो गाँव है जहाँ मेरे बड़े बुजुर्गों ने खून पसीना बहाया। हाड़ौती से जन्म हुआ, मालवा में आप रहे, दिल्ली में भी आप रह रहे हैं। हाँ, मैं पूरा हिंदुस्तानी हूँ ना, सब जगह घूम रहा हूँ। मुंबई में आपने स्टार्टिंग किया। हाँ, मुझे लगता है शादी उत्तर प्रदेश में करेंगे क्या? पूरा इंडिया इसी तरीके से कवर करेंगे? ऐसा ही। असल में वो हमारे ना बचपन में बोली, तेरे पैर में भौंरी है, तू घूमेगा। घूमता रहा। हुआ ये कि मेरे जन्म के साथ साथ ही परिवार जो है शिफ्ट हो रहा था मध्य प्रदेश की तरफ। वो होता है ना कि हर किसी के दादा राजस्थान में भी भौंरी थी। अरे वो खतरनाक थी वो। उनसे मेरा, हाँ नहीं वैसा ये ज्यादा था। अपने पैर तक की थी भाई, वो तो कहाँ तक थी। तो सबसे पहले आपको पहला टीवी शो मिला दूरदर्शन के लिए। हाँ, उसके पहले मैं मुंबई में राइटिंग करता था, टेलीविजन राइटिंग करता था। मैं मुंबई में कुछ शोज, मैंने घोस्ट राइटिंग भी की, असिस्टेंट राइटर के तौर पर भी किया। और उसी बीच में जिस शो में मैंने पहला एज अ फीचर हुआ, उसमें आप भी थे। हाँ। हम लोग मिले हंसाने का मुखिया कौन में पहली बार। क्या अद्भुत जर्नी थी ना वो भी, बहुत अच्छी। हाँ, वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। और सिलसिला क्या शुरू हुआ, शुरुआती दौर था। उसके पहले तो मैं मुंबई में उस बीच में लिख रहा था। यही रहा कि बड़े उहापों वाला समय रहा वो मेरे लिए। मैं इधर एक शो कर रहा था, उधर कुछ छोड़ करके आया था। मुंबई भी इसलिए छोड़ा था, असल में मैं राइटिंग जो करता था ना, तो किसी को लिख करके किसी से क्या जरूरतें थी पैसों की, उसके लिए करता था। हुआ यही कि 3 महीने 4 महीने पैसे डिले होते जाते थे। तो अच्छा, वहाँ आर्टिस्ट को 3 महीने में पेमेंट? हाँ, ये 3 महीने का तो वहाँ रूल है ही, लेकिन इसके अलावा एक और चीज है कि वहाँ एक और रूल है लोगों को भूलने का। जब तक किसी की जरूरत होती है तो वो मतलब मैं इस चीज को कैसे कहूँ, क्योंकि मेरी रिस्पेक्ट भी बहुत है उस इंडस्ट्री के प्रति। लेकिन हुआ ये कि मैंने किसी को लिख करके दिया, मेहनत करके किसी को काम दिया, जी हो गया, टेलीकास्ट भी हो गया, मेरा पैसा नहीं रिलीज हुआ कितनी बार, और मुझे बहुत ज़रूरत थी। मीनवाइल कवि सम्मेलन मेरे अच्छे चलने लग रहे थे उस समय में, कवि सम्मेलन शुरू हो गए थे। और कवि सम्मेलन में क्या है ना कुछ लिखना है, अभी जो लिखा हुआ है आपके पास प्रस्तुत करना है, क्योंकि मंच का तो सीधा सा मतलब है मंचन करना। वहां पर आपको, मुझे हास्य कवि के रूप में बुलाया, मुझे मंचन करना है, मैं हास्य कवि के रूप में अब लोगों को हंसाना है जी, आधा घंटा 1 घंटा है जो भी समय है, और सीधे हाथ में पैसा आया
खुजली मिट्टी चल दी। और वहाँ जो था कि आप इंतजार कर रहे हो, फोन कर रहे हो, कह रहे मनोज जी वो पैसे का, हाँ हाँ करता हूँ बात, कट। फिर 2 दिन बाद फोन कर, मनोज जी क्या हुआ, बोला मैं तेरे को करता हूँ, मैं अभी बिजी है, मेरा शूट चल रहा है, कट। मेरे बहुत सारे पैसे अटक गए, मेरी ज़रूरतें, घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी, तो मैं मुंबई छोड़ करके मैंने तय करा कि निकलते हैं। उसी बीच में बलराज सयाल भाई का फ़ोन आया कि एक प्रोग्राम है, आओगे। उन्होंने कुछ नहीं बताया, टिकट के लिए बोला कि दिल्ली आ जाओ, यहाँ पर ज़रा एक बातें करते हैं, एक मीटिंग करते हैं और फिर बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया। और फिर एक शो हम लोगों ने किया, साने का मुखिया कुंड, डीडी पर पहली बार। तो उसके बाद तो फिर बाकी चीज़ें तो अपनी जगह है, लेकिन फिर दिल्ली में आप सेट हो गए? नहीं, उसके बाद वापस से मैं मुंबई गया, एक बार और मैं मुंबई गया। और उस बीच में परिवार के साथ में कुछ ट्रेजेडी हुई, तो मतलब गरीबी में गीला आटा वाली स्थिति हो गई। मैंने सोचा अब तो शो ऑन एयर हो गया है, अब तो मुझे खूब पैसा मिलेगा, अब तो मैं खूब बड़ा सेलिब्रिटी हो जाऊंगा, अब तो ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो मेरे सपने जैसे ही रह गए उस समय, बाद में हुए। तो जी उस समय मैं ऐसा ही रहा। जो सपने देखता है उसी के पूरे होते हैं। हाँ, देखने भी चाहिए। तो पूरे देश को आप हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, तो आज हमारे दर्शकों को आप क्या सुनाना पसंद करेंगे? हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, इन लोगों को ऐसे हंसाऊंगा मैं। क्या क्या सुनना चाहेंगे आप, मुझे बताओ, मैं वैसा। जो आपका बेस्ट हो, आप जो आज परफॉर्म करना चाहेंगे, जो बेस्ट। यार बेस्ट तो क्या, अभी बीते दिनों वाह भाई वाह शैलेश जी का जो प्रोग्राम था, उसमें एक वीडियो, देखिए मेरे चैनल पर तो मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि टीवी शो था, लेकिन उनके चैनल्स पर मिलियंस में गया, 8-10 मिलियन उनके चैनल से गया। तो मैं वो कविता आपको सुनाता हूँ जो इन दिनों मुझे बड़ी पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार एक लड़की मुझे सापरिवार देखने आई। वो लड़की वाले आए मुझे देखने, तो मेरे पिताजी ने कहा जी ये रहा हमारा लड़का, देख लीजिए। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले जी हमने तो देख लिया, अब किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। लिटरली मेरे साथ में यही होता है। हम क्या बनिया परिवार से, मेरे पिताजी ने मुझसे कह दिया कि बेटा अपने को कोई भी चीज हो बड़ा चढ़ा करके बतानी है, बड़ा चढ़ा करके बतानी है। जैसे तू ये मत बताना कि तू 10वीं फेल है, बड़ा चढ़ा करके बताना। टेक्निक किया वो जोक्स को जोक्स रहने दो, लॉजिक मत घुसाओ, क्योंकि जोक्स में लॉजिक घुस जाएगा तो वो सब बेड़ा गर्क हो जाएगा। हाँ, तो पिताजी ने कहा कि बेटा बड़ा चढ़ा करके बताना, ये मत बताना कि तू 10वीं फेल है, ये बताना तूने MBA किया है। मैंने कहा ठीक है पिताजी, समझ गया। बोले हाँ देख, लड़की तय हो, रिश्ते की बात तय हो जाए, शादी की बात हो, दहेज की बात हो, और वो मोटरसाइकिल देने की कहे तो कार मांगना, बड़ा चढ़ा करके बताना। मैंने कहा ठीक है पिताजी, समझ गया। वो लड़की के पिताजी आए, मैंने चश्मा पहना हुआ था नंबर का, तो बोले ये चश्मा नंबर का है। मैंने बड़ा चढ़ा करके बता दिया। मैंने कहा 5 साल से अंधा हूं। थोड़ी देर बाद मुझे खांसी आ गई, तो बोले खांसी हो रखी है। मैंने फिर बड़ा चढ़ा करके बता दिया। 10 साल से टीबी है। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे फिर पूछा हमारी बेटी तो पसंद आई ना। मैंने फिर बड़ा चढ़ा करके बता दिया माँ पसंद आई है। तो एक बार एक लड़की मुझे परिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ माँ और गृहणा पिता को लाई। विरोधाभास अलंकार है पूरा और ऑब्जर्वेशन की कविता है, सुनिएगा। एक बार एक लड़की मुझे सापरिवार देखने आई, साथ में अपने कमाऊ माँ और गृहणा पिता को लाई। मैं किचन में मेहमानों के लिए चाय गरमा रहा था और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था, और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था। लड़की वाले मेरा कद ऊपर से नीचे तक नाप रहे थे। चाय की ट्रे ले जाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। लड़की की माँ चाय की चुस्की लेते हुए बोली बेटा खाना बना लेते हो ना। पिताजी ने अपने मतलब का सवाल पूछा, झाड़ू पोछा तो लगा लेते हो ना। जवाब में हमारे पिताजी बोले हमारा बेटा सर्वगुण संपन्न है, उसे सब कुछ आता है, बिल्कुल बेल जैसा एकदम सीधा साधा है। लड़की वालों ने थोड़ा थोड़ा, अपन भाई साहब राजस्थान के लोग जानते हैं कि कहाँ क्या काम करना है। लड़की वालों ने थोड़ा थोड़ा और हमने भरपेट नाश्ता किया। फिर मुझे लड़की के साथ अकेले में बात करने का मौका दिया। आपको नहीं दिया, मुझे दिया। फिर मुझे आप तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे आप ही को दिया हो। नहीं, मैं तो सुन के खुश हो रहा हूं। फिर मुझे नहीं, वो हम दोनों को भेज दिया एक कमरे में, बोले जाओ दोनों अकेले में बात कर लो। मनोज भैया 10 मिनट तक पिन ड्रॉप साइलेंट, 10 मिनट तक ना मैं कुछ बोला ना वो बोली। संस्कारी थे हम लोग। मैं कुछ बोला ना वो बोली। 10 मिनट बाद हिम्मत करके मैं ही बोला बहन आप कितने भाई बहन है?
तो फिर वो बोली अब तक 2 थे। हम दोनों को अकेले में बात करने का मौका दिया। लड़की का जैसे जैसे सवाल मेरी तरफ आ रहा था, मैं शर्माते हुए शर्ट की कॉलर चबा रहा था। हम दोनों अपने भविष्य का ख्वाब बुन रहे थे और उधर घर वाले चुपके से हमारी बात सुन रहे थे। वो बोलती जा रही थी, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। कुछ इस तरह हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। फिर बाहर ये न्यूज ब्रेकिंग न्यूज की तरह ले आए, जिसे सुनते ही हम दोनों के घर वाले मुस्काए। झट मंगनी पट ब्याह की बात आई तो लड़की की माँ ने थोड़ा रुको की आवाज लगाई, बोली हमारी बेटी सरकारी अफसर है। अब सुनना मनोज भैया, हास्य का कवि व्यंग की भाषा में बात कर रहा है, कैसे ऑब्जर्वेशन को किस तरीके से निभाया जाता है। बिल्कुल स्वागत। हमें तो चाहिए बड़ा सा बंगला, लग्जरी कार, मंजूर हो तो हाँ करूं, वरना सब बात बेकार। मेरे गरीब पिता बेबस और लाचार, कहां से दे पाते बंगला और कार। लड़की वालों के सामने हाथ जोड़कर बोले, हम दहेज नहीं दे पाएंगे। इस दहेज की आग में अपने बेटे को नहीं जलाएंगे। अपमान के इस घूट से मेरा हृदय तक रो रहा था। मैं सर से लेकर पांव तक पसीने पसीने हो रहा था। तभी मेरी नींद टूटी तो खुद को बिस्तर पर पाया। अब देखना कैसे रिवर्स होती है बात। तभी मेरी नींद टूटी तो खुद को बिस्तर पर पाया। इस भयानक सपने ने मुझे सारी रात जगाया। आज मेरा मन दहेज के दानव का दिया हर दर्द मानता है। बेटी के बाप पर क्या बीतती है बस उसका दिल जानता है। क्या बात है। बहुत तो कहीं कहा है ना कि केवल मनोरंजन ही ना कविता धर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो मेरी कविताओं में कोशिश होती है कि हास्य के साथ में एक अच्छा व्यंग हो, एक अच्छी मैसेज वाली बात हो, कोई ना कोई अच्छा संदेश जरूर जाए। बहुत खूब। वैसे तो मैंने सुना तो ये था कि लड़कियों के दहेज की बात होती है, पर ये लड़के के दहेज की बात तो मैंने आज ही सुनी है। मतलब हास्य व्यंग का कवि जो होता है ना, वो कान को ऐसे नहीं खुजाता, वो ऐसे खुजाता है। तो तरीका होना चाहिए, क्यों मैं ऐसे खुजाऊंगा कोई नोटिस नहीं करेगा। ये वो कौवा है जो बोतल का मजा देता है। हाँ, ये भी मेरे साथ में बड़ा रहा। असल में ना बात ही में, मतलब आपने एक अच्छा व्यंग तो कर दिया है। असल में मनोज भाई बात क्या है, ये पंक्तियां शायद मेरे दर्शक भी मुझे पहली बार जान रहे होंगे, और जो जानते हैं वो तो जानते हैं, आप तो बड़े अच्छे से जानते हैं कि ये मंच का जुमला था, कवि सम्मेलन मंच का जुमला था। संचालक असल में ये कवि को उठाते समय, हास्य व्यंग के कवि को, विशेषकर जब मैं आया तो मुझे उठाने के लिए तो काफी बार, चूंकि छोटा सा था तो मुझे बुलाने के लिए जब जो संचालक होते थे वो बड़ा प्रयोग करते थे। मुझे लगा इससे अच्छा तो मैं ही करूंगा इसी का प्रयोग। हाँ। और नहीं, मैंने उसमें अपना क्रिएशन डाला। अच्छा। मैंने कोई भी चीज अगर ली जाए तो ये जब बना होगा लोगो तो ये प्लास्टिक होगी, ये पीछे प्लास्टिक होगी, पीछे विनाइल लगा, अंदर एलईडी लगी हुई है, लेकिन इसको जोड़ करके, इन अलग अलग चीजों को जोड़ करके एक खूबसूरत लोगो बना दिया। मैंने कोशिश करी कि यार एक बात है, हूं तो पौवा बोतल का मजा देता हूं। मैंने उसके आगे पीछे एक ताना बाना बुना और एक सेट बना दिया कि जैसे मैं कवि सम्मेलन के लिए आता हूं तो आयोजक मुझसे पूछता है और बताओ तुम्हारे खाने पीने की क्या व्यवस्था करें। मैंने कहा भाई साहब खाना छोड़िए, आप तो पीने की करिए। तो वो बोला तो खुद तो पौवे जैसा, तेरी क्या पीने की व्यवस्था करूं। तो मैंने 2 पंक्तियों में जवाब दिया। अब वो वाली बात फंसाई। हाँ। मैंने 2 पंक्तियों में जवाब दिया कि अपनी बातों को मैं ऐसे सजा लेता हूं तो पौवा मगर बोतल का मजा देता। तो बोले बता क्या मंगाए। अब मैंने जो मंगा लिया वो देखना। बोले बता क्या मंगाए। मैंने कहा जी मंगाइए एरिस्टा कोड, बिग बाइपर, कंटेसा, डबल डॉग, फंड्रो, प्लाइन ड्रॉप, एलिफेंट, गॉडफादर, इम्प्रेस ब्लू, जॉनी वॉकर, किंगफिशर, मैकडोनल्ड, ओल्डमंक, पीटर्सको, टीचर्सको, रॉयलिस्ट, सिग्नेचर, 69, ट्रिपल एक्स, यांकी, चिंगारो, छोड़ के 1 गिलास ग्लूकोज। तो ये कुछ ना कुछ एड ऑन होता रहना चाहिए अपने। कहीं भी कुछ भी दिखे तो आपको लगना चाहिए कि इसको मैं करता तो कैसे करता। वैसे चेतन भाई, कभी काव्य उत्सव के दौरान कोई ऐसा प्रसंग जो आज आप साझा करना चाहेंगे? बहुत रहे और बहुत विचित्र रहे। मतलब पहला कवि सम्मेलन जब मैं मध्य प्रदेश से बाहर निकला, क्योंकि कवि सम्मेलन मैंने आपको बताया ना अनायास आना हुआ है, एक्सीडेंटली। तो ये समझिए कि मैंने कभी, आज तो देश भर में सफर करता हूँ, दुनिया भर में सफर करता हूँ, अनेकों जगहों पर देश दुनिया में जाता हूँ, बड़े बड़े होटल से वो दुनियादारी, लेकिन कवि सम्मेलन में आने से पहले मैंने कभी ट्रेन का सफर नहीं किया। क्या बात। फ्लाइट का सफर नहीं किया था, कभी किसी होटल में नहीं रुका था, क्योंकि हम छोटे से गांव के, छोटी सी जगह के रहने वाले, जो है पगडंडियों से होकर के गुजरने वाले, जो है चीजें ले आई मंचों पर। बड़ा अच्छा रहा। सुबह सुबह का समय था, तराना में कवि सम्मेलन था,
सुमरा खेड़ा गांव था, तो वहाँ का रेलवे स्टेशन लगता तराना, वहाँ से मैं अपने घर के लिए आया था। तो वो मुझे जनरल टिकट दे करके, उज्जैन के पास में है ये जगह, तो वहाँ से सुबह 6 बजे ट्रेन थी जो मुझे 9 बजे उतारती, 3 घंटे का सफर था। जनरल टिकट मुझे पकड़ा करके दे दिया कि इस ट्रेन में चढ़ जाओ। मैं चढ़ गया, बोले पचोर आएगा उतर जाना। मैंने कहा ठीक है। अब मैं चढ़ गया स्लीपर कोच में जनरल का टिकट लेकर के। पचोर आने से पहले टीसी आया, ठीक पचोर आने से पहले। तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस में तो था ही कि भाई टिकट तो मेरे पास है ही। अब उन्होंने सबका टिकट चेक करा, मेरे पास आया, मैं गेट के पास ही खड़ा था। उन्होंने, क्योंकि ट्रेन भरी हुई थी काफ़ी, तो गेट के पास ही खड़े होने की जगह थी। मैंने टिकट दिखाया अपना जनरल का, तो उनने देखा और बोला 350 रुपये निकालो। मैंने कहा किस बात के, टिकट है तो वो समझ गए। एक्चुअली आप सोचिए ना, 8-10 साल पहले की बात है, अभी मेरी इतनी फूटी, उस समय तो बिल्कुल बच्चा सा लगता था, स्कूल गोइंग लगता था। तो उन्होंने सोचा कोई बच्चा है, स्टूडेंट है या कुछ ऐसा स्कूल का बच्चा होगा। तो उन्होंने मुझे समझाया बड़े प्यार से, सिर पे हाथ रख के बकायदा। बोले बेटा ये तुम्हारे पास में जो टिकट है जनरल का है, उनके पास स्लीपर का है। मैंने कहा मुझे नहीं पता सर। बोले देखो, उन्होंने एक पैसेंजर से टिकट लिया, बोले ये देखो इनका ये बड़ा टिकट है, स्लीपर का है, तुम्हारा जनरल का है, ये छोटा टिकट है। तो मैंने कहा सर मैं छोटा हूँ इसलिए मेरा छोटा टिकट है। तो वो समझ गए, बोले बेटा ये जनरल का होता है, कोई बात नहीं, सॉरी बोलो और पचोर आएगा भी अगला स्टेशन, उतर जाना। तो फिर मैं उतर गया। लेकिन पहली मध्य प्रदेश की यात्रा मेरी बड़ी मजेदार थी। मतलब मध्य प्रदेश से बाहर की कवि सम्मेलनी यात्रा बड़ी अद्भुत थी। मैं मथुरा गया था। सबरस मुरसानी जी एक कवि हैं मथुरा के, उधर लोकांचल के, बड़े अच्छे प्यारे कवि हैं, अच्छे इंसान हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मथुरा रेलवे स्टेशन पे मैं उतरा। वही मुझे लेने आने वाले थे, रिक्शा से आए वो। और मैं मथुरा रेलवे स्टेशन के, उन्होंने कहा बाहर आ जाना, बाहर मिलूंगा यहाँ, ऐसा वैसा। तो मैं एक जगह पर आकर के खड़ा हो गया जी। वो रिक्शा मेरे सामने से गई, मैं देख रहा हूँ कि ये जा रहे हैं, ये आ रहे हैं। वो चले गए। मैंने उनको तुरंत फोन करा, मैंने कहा आप अभी मेरे सामने से निकले। तो बोले कहाँ हो तुम? मैंने कहा अभी मेरे सामने से निकले। वो घुमवा करके वापस लेकर के आया, फिर इधर निकल गए। मैंने कहा आप अभी निकले? तो बोले अरे तुम दिख क्यों नहीं रहे हो? मैंने कहा नहीं मैं वहीं खड़ा हूँ, आप उतरे। फिर मैं उनके रिक्शा के बकायदा सामने आकर के मैं हूँ। तो वो मुझे ऐसे देख रहे हैं, तुम हो? मैं हाँ। अब आधा कॉन्फिडेंस तो वहीं लूज हो गया कि यार ये बड़े लंबे से हैं वो। और फिर जो है मुझे रिक्शा में बिठाया, बिठाते से ही सबसे पहले बोले अगर मुझे पता होता कि तुम इतने छोटे, तुम्हें बुलाता ही नहीं। तो मेरा कतई कॉन्फिडेंस वहां खत्म हो गया। और 2 कार्यक्रम के लिए उन्होंने बुलाया था और कुछ 1100 रुपये उस समय में दिए थे। पहली बार इतनी बड़ी रकम। हाँ 11 2 कार्यक्रम में भाई साहब, एक भी नहीं। हाँ कम मत करो। उस समय के हिसाब से लेकिन बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए तो, क्योंकि कभी देखे ही नहीं थे इतने एक साथ। और वो लेकर के मतलब घर गया तो पापा को दिए, मैं भाई ये मिले। तो पापा ने ऐसे कंधे पे हाथ रख के, वाह यार तू तो 1000 रुपये रोज का हो गया। का हमारे मतलब मारवाड़ी और बनिया लोगों में ये होता है ना, गले पे बैठते तो रोज की कितनी कमाई। तो अपने तो कि तू तो 1000 रुपये रोज का हो गया। हाँ दिहाड़ी हो गई 1000 के। बड़ा मजेदार थे और भी बहुत अच्छे किस्से रहे हैं तमाम। कोई कविता या कोई मुक्तक आप सुनाना चाहेंगे? देखो इन तमाम यात्राओं के बीच में एक चीज कहूंगा अपने चाहने वालों को भी, अपने दर्शकों को भी, कि यात्रा जो है ना कविता से भी बड़ी होती है, कविता की यात्रा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और वास्तव में एक छोटे शहर से निकलकर, छोटी जगह से निकलकर एक बड़े मुकाम को हासिल करना बेहद रोचक यात्रा होती है। भैया वही बात है कि आप कहाँ पहुँच गए हो महत्वपूर्ण है ही नहीं, आप कैसे पहुँच गए ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि कितनी बार जुगाड़ तुगाड़ बहुत सारी चीज़ें वर्क कर जाती है, लेकिन आप अब कितने अच्छे से बने रहते हो अपने मुकाम पर, कैसे उसको मेंटेन करते हो। क्योंकि आज कितने ही कवि 4 लाइन लिखने के बाद में अपने आप को कवि, अपने नाम के आगे, मैंने आज दिन तक नहीं लगाया अपने नाम के आगे कवि, लगाने की हिम्मत भी नहीं है। कवि नीरज जी थे, कवि दिनकर थे, कवि जो है बाबा नागार्जुन थे, हाँ भिखारी ठाकुर थे, हमारे यहाँ तो जो है कालिदास थे। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, हम लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं और उसके साथ साथ में कुछ बातें कह दे रहे हैं और कविता जैसा कुछ कर ले रहे हैं। इसलिए भी शायद जो है, नहीं तो यात्रा तो जो है इन लोगों की बड़ी थी, इन लोगों ने बोया है। मैं तो आपको बताऊं, मैंने अपने बड़े लोगों से सुना है, मालवा में जिन दिनों में थोड़ा बहुत घूम रहा था, मालवा के कवि थे भावसार बा, आपने सुना होगा, हाँ सुल्तान मामा। तो ये बड़े लोग थे, इन्होंने क्या किया ना भैया, गांव गांव गए पैदल। और उस समय में सुविधाएं क्या थी, आज हम लोग घूम लेते हैं कि अरे भाई साहब इतने लूंगा, इस फ्लाइट से आऊंगा, 5 स्टार होटल में रुकूंगा, या प्रेसिडेंशियल स्वीट रूम चाहिए।
उन लोगों का, उन लोगों की यात्रा देखो आप। घर से निकलते थे, मंदिर पहुंचते थे, किसी गांव में पहुंचे, उसके मंदिर पे पहुंचे, घंटियां बजाई, लोगों को इकट्ठा करा, लोग आए और कविताएं सुनाई। और जो कविताएं सुनाई, लोगों के अंदर वो रस पैदा हुआ, तब जाकर के उन लोगों ने तो बोया है, हम लोग तो काट रहे हैं। बिल्कुल सही बात, और बहुत बढ़िया, अरे सही बात। इस यात्रा पर मैंने कभी कहा था अपनी यात्रा पर के सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा। बहुत खूब। सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा। क्यों आ गया मैं मंच पर इस उम्र में? जब कोई प्रश्न पूछ लेता है कि क्या आवश्यकता है, तो मेरी क्या आवश्यकता थी कि सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, जिम्मेदारी ली और खड़ा होना पड़ा। जिम्मेदारी ली और खड़ा होना पड़ा। मजबूरियों ने ऐसे मोड़ पर ला दिया कि वक्त से पहले मुझे बड़ा होना पड़ा। क्या बात है, बहुत खूब। वक्त से पहले मुझे, और यूं भी कह दिया था कि जब भाई हमारा प्रधानमंत्री देखो ना, बचपन में चाय बेच करके आज देश का सर्वोच्च पद पर पहुंचा है, तो यात्रा कितनी बड़ी है। बढ़िया। राजपथों से राजमहल तक पगडंडी जोड़ रहा हूं मैं। हाँ। राजपथों से राजमहल तक पगडंडी जोड़ रहा हूं मैं। कतरा कतरा बूंद बूंद कर नदियां जोड़ रहा हूं मैं। क्या बात है। जीवन में संघर्ष लिखा जो, उसको पूर्ण निभाऊंगा। जब से चलना सीखा है, हर पल ही दौड़ रहा हूं। क्या जब से चलना सीखा है। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छे लोग मिल जाते हैं तो शायद कम हो जाता है। जैसे आपने बताया ना कि पचोर, फिर इंदौर, फिर मुंबई, ये सब यात्रा दिल्ली में आया। कितने अच्छे लोग हैं हमारे आज हमारी संस्थान में। दिल्ली आना हुआ कि मुंबई में चूंकि काफी कुछ जला चुका था और वापस तय किया कि अब कुछ बड़ा बनकर के मुंबई जाऊंगा। बड़ा बनने के लिए नहीं जाऊंगा, बड़ा बन के जाऊंगा। बड़ा बन के जाऊंगा। मेरी ड्रीम सिटी है, और मेरी क्या, कितने लोगों की। तो करोड़ों लाखों लोग पहुंचते हैं मुंबई और हजारों लोग टूट करके वापस आ जाते हैं। मैं भी थोड़ा टूटा, थोड़ा वापस आया, थोड़ा वापस जाऊंगा। तो मैं दिल्ली पहुंचा इस बार के राजधानी चलते हैं, क्योंकि कवियों का केंद्र है दिल्ली। कितने कवि हैं, और मैं यहाँ आता रहता हूं। मेरी यात्रा पूरे देश का केंद्र है। हाँ, स्वाभाविक सी बात है। मेरी यात्रा लेकिन फ्रिक्वेंटली दिल्ली की हो रही थी, तो मुझे लगा कि यार मुझे ना दिल्ली शिफ्ट हो जाना चाहिए। बहुत कवि हैं यहाँ पर, डॉक्टर कुमार विश्वास जैसे हमारे बड़े कवि यहाँ हैं, हरिओम जी जैसे कवि पास में रहते, सुरेंद्र शर्मा जी यहाँ हैं, अरुण जेमिनी जी यहाँ हैं। तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, मेरे जैसे छोटे कवि की जरूरत है यहाँ जो ओपनिंग कर सके। हाँ, तो जरूरतों के लिए फिर मैंने तय करा कि मैं दिल्ली जाता हूँ। मैंने बहुत सारे कवियों को फोन करा, बड़ा स्वागत और बड़े मन से उन लोगों ने आजा देखते हैं, और जब तुझे वहां से बुलाते हैं यहाँ से बुला लेंगे। कुछ लोगों ने मना भी करा कि यहाँ बहुत है ऑलरेडी, क्या आवश्यकता, लेकिन ज्यादातर वेलकमिंग ही था। मैंने शंभू शेखर जी को फोन करा। शंभू शेखर कवि हमारे बहुत अद्भुत हास्य के कवि हैं। तो उन्होंने बड़ा कवि बहुत होंगे, बड़ा व्यक्ति क्या होता है। मैंने फोन करा, मैंने कहा भैया मैं दिल्ली शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ। बोले अच्छा आजा, एक शब्द। मैंने कहा मैं इस महीने कितनी तारीख तक आ सकता हूँ? बोले एक काम कर, तू पहले घर आ जा। अच्छा, मेरा भाव ये था कि यार मैं इनको बता दूंगा तो मुझे कहीं बुला लेंगे ये वो। उन्होंने कहा तू पहले घर आ जा, घर आ जा, बात करते हैं घर पर। ये ऐसा होता है मेरे साथ में मैं बता रहा हूँ ना तो उन्होंने मुझे बुलाया कि घर आ जा। मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन से सीधे उनके घर पहुंचा, और आज दिन तक साथ हैं। करीब 3-3.5-4 साल हो गए हैं। और आप सोचिए, कमल आग्ने मेरा प्यारा दोस्त, मेरा भाई, हम दोनों ही लगभग पहुंचे। शंभू भाई का बड़प्पन ये है कि उन्होंने उनके घर में पहले जगह दी, और उस हैसियत से कि भाई के हैसियत से। और जो है हम आज दिन तक, मतलब हमने फ्लैट्स अलग अलग कर लिए हैं, लेकिन आज भी हमारा खाना साथ होता है, हमारा रहना साथ होता है। और जहां आज बहुत जगह पे ऐसी दौड़ धूप है कि कोई किसी के साथ बैठना उठना यात्रा करना कवियों में पसंद नहीं करता, वहां 3 कवि बीते 3-4 सालों से एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं। तो और तीनों अलग अलग, कितनी अद्भुत बात है। कमल उत्तर प्रदेश का है, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, शंभू भाई बिहार के हैं। क्या बात है, ये तो एक अद्भुत संगम हो गया। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब मैं पहली बार टीवी शो करने गया तो शंभू शेखर जी मेरे भी रूम पार्टनर थे। बहुतों के पार्टनर है, और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे पार्टनर रहे होंगे। बहुत अच्छे पार्टनर है, रियली बहुत अच्छा। मैं वाह के टाइम पे जो सबके ऊपर आता था, कंपटीशन हुआ था कवियों का। हाँ, कवि मुकाबला करके होता था, है ना। मुझे पापा बताया करता। असल में मैं ना हमारे घर पे टीवी वगैरह और ऐसे वो कार्यक्रम भी बहुत जबरदस्त था टीवी का, जिसमें कवियों का मुकाबला हुआ था। कवियों में कंपटीशन हुआ कि कौन, और उसके जो जज थे वो ओम प्रकाश आदित्य जी थे,
डॉक्टर बशीर बद्र जो मशहूर शायर हैं वो उसके जज थे और बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम था वो। नहीं, उसके एक और हुआ है मुझे जहाँ तक ध्यान है, चूंकि मैंने इस चीज़ें, एक और आता था हास्य कवि मुकाबला करके जी इस्माइल पर एक शो आता था, जी इस्माइल पर, उसमें भी ऐसा कोई मुकाबला वाला आता था। हाँ, उसमें मैंने बल्लू भैया को और इन लोगों को सुना शुरू में। हाँ, गांधी डो हत्ते पेड़ा हुर्र, हट। अरे यार कमाल है। अच्छा, अच्छे कवि हैं बलवंत। हाँ बहुत प्यारे। रियली बहुत बढ़िया कवि है बलवंत बल्लू जी। और वैसे भी जो पुराने कवि जो हमारे लिए, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनके साथ काम करके हमें बहुत सीखने को मिलता है और बहुत मज़ा आता है उनके साथ। असल में ना कविताएं आपको अनुभव से भी आ जाएगी अगर आपके अंदर भाव है, और कला पक्ष सीखा जा सकता है, शिल्प सीख जाओगे आप। भाव पक्ष महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सारी चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना कि आप अपने जब बड़ों के साथ में बैठे हो तो उन लोगों की जो यात्राएं रही है वो यात्रा ज़्यादा बड़ी थी ना, तो इसलिए बड़ों के वो क्या है ना, पैर दाबे हैं बड़ों के तो ये एले सुखन आया है, तो वही परंपरा को हमें भी निभाना चाहिए। ये थे चेतन चच्ची जी, जिनके साथ आज बहुत बढ़िया संवाद हमारे साथ रहा। और जैसा कि उन्होंने कहा कि जब नीयत अच्छी होती है तो नियति आपका साथ देती है, और मेरी भी नियत थी कि मैं किताब लिखूं, और मेरे प्रयास मैंने किए, और एक किताब जिसका नाम है प्रयत्न मैंने लिखी। चेतन भाई, मैं चाहता हूँ बहुत बधाई भैया। मैं एक किताब आपको, मेरी किताब आपको भेंट करना चाहता हूँ। मैं काफी देर से चाह रहा था, इधर रखी हुई थी ना, आप पे कम इस पे ज्यादा नजर थी। इस पे ना मुझे आपका सिग्नेचर करके। बहुत धन्यवाद भैया। द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो।